Bismillahirrahmanirrahim. Now we are starting our another lecture on the topic of bioequivalence, bioavailability and bioequivalence. Or we were discussing different study design, and now we are continuing from parallel study design. Crossover and replicated crossover हम already cover कर चुके हैं. Now a non-replicate parallel design is used for drug products that contain drugs that have a long elimination half-life, or drug products such as depot injection in which the drug is slowly released over weeks or months. तो अब ऐसी स्टडीज़ जिसमें ड्रग जो होती हैं जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, या डिपॉट इंजेक्शन जिसमें से ड्रग्स बहुत स्लोली रिलीज़ होती है वीक्स टू मंथ्स, तो फिर उसमें हम वॉश आउट पीरियड का वेट नहीं कर सकते और स्टडी का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाएगा. इस वजह से हम उसमें पैरेलल डिज़ाइन करते हैं. इन दिस डिज़ाइन टू सेपरेट ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स आर यूज. इसमें दो सेपरेट ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स यूज़ किए जाएंगे. वन ग्रुप विल बी गिवन द टेस्ट प्रोडक्ट एंड अदर ग्रुप विल बी गिवन द रेफरेंस प्रोडक्ट. यानी इसमें क्रॉस ओवर नहीं होगा, बल्कि जिसने टेस्ट प्रोडक्ट ली है वो शुरू से आखिर तक टेस्ट पे ही रहेगा, और जिसने रेफरेंस प्रोडक्ट ली है वो शुरू से आखिर तक रेफरेंस प्रोडक्ट पर ही रहेगा. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस द डेमोग्राफिक ऑफ बोथ ग्रुप्स ऑफ वॉलंटियर्स. बस ये ज़रूरी है कि जो दोनों ग्रुप हों पेशेंट्स के, टेस्ट वाले या वॉलंटियर्स हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स हैं, उनमें जो पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हों, यानी वही डेमोग्राफिक्स वो सिमिलर हो. यानी जितने मेल फीमेल की तादाद जो है वो टेस्ट ग्रुप में है, उतने ही रेफरेंस ग्रुप में भी हो. जो एवरेज एज ग्रुप वहाँ पर आ रहा हो टेस्ट में, वही एवरेज एज ग्रुप वहाँ पे रेफरेंस प्रोडक्ट में भी आ रहा हो. और डिज़ीज़ के हवाले से भी, हेल्थ के हवाले से भी, दीगर कंडीशन जो भी हैं उस हिसाब से वो दोनों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए. ब्लड सैंपल कलेक्शन टाइम शुड बी एडिक्वेट टू मेजर कंप्लीशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रांजिट अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 days of the drug product and absorption of a drug substance. इसके अलावा जो है आप ब्लड सैंपल लेने से पहले ये देख लें कि ड्रग जो होगा वो कितनी देर जीआई ट्रैक्ट में रखेगा, 2 से 3 दिन रुकेगा या थोड़ा और टाइम है, एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा, किस तरह से ड्रग एब्जॉर्ब होगी. CP मैक्स एंड सूटेबली ट्रंकेटेड AUC यानी जो एरिया अंडर द कंसनट्रेशन जो आप अप्रोप्रिएट होगा वो जनरली 272 hours आफ्टर डोज एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी यूज टू कैरेक्टराइज द पीक एंड टोटल ड्रग एक्सपोजर रिस्पेक्टिवली. तो इसमें टाइम ज़ीरो से नहीं लेंगे, बल्कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, यानी यूजुअली 72 आवर के बाद जो है एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना शुरू करेंगे. इस वजह से इसको ट्रंकेटेड AUC कहा गया है. और पीक कंसनट्रेशन यानी CP मैक्स भी लेंगे. For drugs that demonstrate low intra-subject variability in distribution and clearance, an AUC truncated at 72 hours, AUC 0 to 72 hour can be used in place of 0 to T or 0 to infinity. यानी 0 to 72 आवर तक का एरिया अंडर द कर्व काफ़ी होगा, और बजाय 0 to T या 0 to यानी लास्ट डोज तक की ज़रूरत भी नहीं है, और ना ही इनफाइनाइट टाइम तक की. This design is not recommended for drugs that have high intra-subject variability in distribution and clearance. उसके लिए फिर तो आपको replicated crossover ही करना पड़ेगा जिसमें intra-subject variability बहुत ज़्यादा हो. Now किस केस में हम मल्टीपल डोज स्टडी स्टडी डिज़ाइन करेंगे, ये एक पैरेलल के अलावा एक और है. क्योंकि हमने ये बात की थी कि आइडियली ये सिंगल डोज स्टडी इज़ बेस्ट टू ऑब्टेन द एरिया अंडर द कर्व एंड टू डिटरमिन द बायोइक्विवेलेंस, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन ऑल केसेस. तो किस केस में हम मल्टीपल डोज स्टडी डिज़ाइन करेंगे. ए बायोइक्विवेलेंस स्टडी में बी परफॉर्म यूजिंग ए मल्टीपल डोज स्टडी डिज़ाइन. ठीक है, मल्टीपल डोज स्टडी यानी एक से ज़्यादा डोज देंगे. Multiple doses of the same drug are given consecutively to reach the steady state plasma drug level. ड्रग आप लेते रहेंगे मल्टीपल डोजेज यहाँ तक कि उसकी स्टेडी स्टेट या एवरेज कंसनट्रेशन अचीव हो जाए. द मल्टीपल डोज स्टडी इज डिजाइंड एज ए स्टेडी स्टेट randomized two treatment two-way crossover study comparing equal doses of test and reference products in the healthy एडल्ट सब्जेक्ट्स. ठीक है, तो वो भी क्या होगी कि ये रेंडमाइज होगी. 2 ट्रीटमेंट, वही एक टेस्ट एक रेफरेंस, 2-वे क्रॉस ओवर एंड कंपेयरिंग इक्वल डोजेज ऑफ टेस्ट एंड रेफरेंस प्रोडक्ट, किसमें हेल्दी एडल्ट सब्जेक्ट में टेस्ट की जाएंगी.
ईच सब्जेक्ट रिसीव्स आइदर द टेस्ट और द रेफरेंस प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय ए वॉश आउट पीरियड। ठीक है, बीच में वॉश आउट पीरियड होगा, वही जिसने पहले टेस्ट ली, फिर वॉश आउट पीरियड, फिर रेफरेंस प्रोडक्ट ली, जिसने पहले रेफरेंस प्रोडक्ट ली, फिर वॉश आउट पीरियड, फिर टेस्ट प्रोडक्ट। विच इज़ द टाइम नीडेड फॉर द ड्रग टू बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, यानी वॉश आउट क्या है कि टाइम नीडेड फॉर द ड्रग टू बी कम्प्लीटली एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। To ascertain that the subjects are at a steady state, 3 consecutive trough concentration CP-min are determined। इस चीज़ को एश्योर करने के लिए कि स्टेडी स्टेट कंसनट्रेशन अचीव हो गई है, 3 CP-min की कंसनट्रेशन ले लें, उनमें सिमिलैरिटी आनी चाहिए। द लास्ट मॉर्निंग डोज इज गिवन टू द सब्जेक्ट आफ्टर एन ओवरनाइट फास्ट with the continual fasting for at least 2 hours following dose administration। तो लास्ट मॉर्निंग डोज हो वो दी जाए आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग, और फिर कंटिन्यू फास्ट रखा जाए 2 आवर फॉलोइंग डोज एडमिनिस्ट्रेशन, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर जस्ट फॉर द लास्ट मॉर्निंग डोज। ब्लड सैम्पलिंग इज देन परफॉर्म ओवर 1 डोजिंग इंटरवल। ठीक है, ब्लड सैम्पलिंग हर एक डोजिंग इंटरवल के बाद आप चेक करते रहें। द एरिया अंडर द कर्व during a dosing interval at a steady state should be the same as the area under the curve extrapolated to infinite time after the single dose। तो एक डोज के का जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो, और जो सिंगल डोज का एरिया अंडर द कर्व हो वो सिमिलर आना चाहिए। फार्माकोकाइनेटिक एनालिसिस फॉर मल्टीपल डोज स्टडीज इंक्लूड कैलकुलेशन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स ऑफ ईच सब्जेक्ट। AUC 2, the dosing interval means area under the curve during a dosing interval। Tmax, time to maximum concentration during interval। Cmax, maximum drug concentration during dose interval। CPmin, maximum drug concentration during dosing interval। Cmin, drug concentration at the end of dosing interval। C average, the average drug concentration during a dosing interval, जिसको हम CP steady state भी कह सकते हैं। एंड डिग्री ऑफ फ्लक्चुएशन, यानी कंसनट्रेशन की फ्लक्चुएशन CP max माइनस CP min डिवाइडेड बाई CP max, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में निकल आएगा। स्विंग ऑफ द डोज, यानी जो ग्राफ होगा वो ऊपर नीचे कैसे जा रहा है, जैसे ये स्विंग किस तरह से है, इसकी अगर हम बात करें तो दिस इज CP max माइनस CP min डिवाइडेड बाई CP min। तो ये हमारे पास मेथड होगा जिसके ज़रिए हम जो होगा वो ये मल्टीपल डोजिंग को की बायोअवेलेबिलिटी को के लिए ये पैरामीटर्स हमें चाहिए होंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी यूजिंग मल्टीपल डोजेज रिवील्स चेंजेस दैट आर नॉर्मली नॉट डिटेक्टेड इन ए सिंगल डोज स्टडी। तो आमतौर पे मल्टीपल डोजेस में क्या होता है कि मल्टीपल डोजेस के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं वो इसमें डिटेक्ट हो जाएंगे, जो कि आमतौर पे सिंगल डोज में नहीं डिटेक्ट होते। फॉर एग्जाम्पल, नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक में अगर आफ्टर मल्टीपल ड्रग डोजेज ड्यू टू द हायर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन सैचुरेटिंग एन एंजाइम सिस्टम इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन ऑफ द ड्रग, जैसा कि नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक ड्रग पे होता है कि जब आप बार बार एक ही ड्रग की डोज दे रहे होते हैं तो फिर उसका मेटाबोलाइजिंग एंजाइम सैचुरेट हो जाता है और फिर वो मज़ीद ज़्यादा जो ड्रग की कंसंट्रेशन है उसको मेटाबोलाइज नहीं करता और सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ड्रग की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उस तरह से जो है वो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन तो किसी भी लेवल पे सैचुरेशन हो सकती है और उसके लेवल पर फ़र्क पड़ सकता है। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक आफ्टर मल्टीपल डोज स्टडीज में बी ऑब्जर्व्ड by rising CP min, drug concentration and AUCT after each dosing interval। नॉन लीनियर में क्या होगा कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे डोजेज बढ़ती जाएंगी CP min का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा, यानी स्टैटिक नहीं रहेगा, बढ़ेगा, और AUC भी प्रीवियस डोज के मुकाबले में अगली डोज का AUC ज़्यादा बड़ा होगा, फिर उसकी अगली डोज का AUC और ज़रा बड़ा हो जाएगा। तो ये फिर नॉन लीनियरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। With some drugs, a drug-induced malabsorption syndrome can also alter the percentage of drug absorbed, जिसकी वजह से जब ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम होगी तो फिर AUC नीचे आना शुरू हो जाएगा। इन दिस केस ड्रग बायोअवेलेबिलिटी में डिक्रीज आफ्टर रिपीटेड डोजेज, लाजिम बात है क्योंकि मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है। एंड इफ द फ्रैक्शन ऑफ द डोज इज एब्जॉर्ब डिक्रीजेज, क्योंकि F जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और इफ़ द टोटल बॉडी क्लियरेंस इंक्रीजेज, या फिर टोटल बॉडी क्लियरेंस CLT बढ़ गया, तो उस सूरत में भी बायोअवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी।
It should be noted that non-linear pharmacokinetic can also be observed by high single doses of the drug. ठीक है, हाई सिंगल डोजेज, क्योंकि उसमें एंजाइम इंडक्शन की वजह से, ऑटो एंजाइम इंडक्शन की वजह से ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कम होना शुरू हो गई, यानी ड्रग तेज़ी से मेटाबोलाइज होके बॉडी से आउट होना शुरू हो गई, तो फिर उसका एरिया अंडर द कर्व डिक्रीज होना शुरू हो गया. There are several disadvantages of using the multiple dose crossover method for determination of bioequivalence. कुछ disadvantages भी हैं, इसी वजह से इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया. सिर्फ जहाँ पे रियल नीड हो वहाँ पर हम इस स्टडी को फॉलो करेंगे. पहला क्या है, द स्टडी टेक्स मोर टाइम टू परफॉर्म बिकॉज स्टडी स्टेट कंडीशन मस्ट बी रीच, यानी वेट करना पड़ेगा स्टडी स्टेट अचीव होने का, तो टाइम लग जाएगा. ठीक है, सो ए लॉन्गर टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ स्टडी. ठीक है, तो लॉन्गर टाइम लगेगा स्टडी को, एंड लीड्स टू ग्रेटर क्लिनिकल कॉस्ट एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट ड्रॉपिंग आउट एंड नॉट कंप्लीटिंग द स्टडी. ये भी इशू है कि एक तो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी बढ़ जाएगी, फिर क्योंकि पेशेंट्स को हमें या वॉल्टियर्स को बार बार बुलाना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी, और हो सकता है उसमें से कुछ वॉल्टियर्स या जो सब्जेक्ट जो हमने एनरोल किए थे वो ड्रॉप आउट हो जाएं, वो उनका टर्नओवर बढ़ जाए और वो स्टडी कंप्लीट ना करें, तो फिर आपकी स्टडी में फिर वो एक लैप्स रह जाएगा कि वो मुकम्मल नहीं हो सकी, यानी सब्जेक्ट्स का साइज, सैम्पल साइज रिड्यूस हो जाएगा. इसके अलावा दूसरा पॉइंट, मोर प्लाज्मा सैम्पल्स मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट्स to ascertain that steady state has been reached and to describe the plasma level time curve accurately. आपको प्लाज्मा सैम्पल्स बहुत जल्दी चाहिए, ज़्यादा चाहिए, दो चीज़ें मालूम करने के लिए. एक तो ये कि ताकि वो स्टेडी स्टेट अचीव हो गया है और जो एरिया अंडर द कर्व हो वो बिल्कुल एक्यूरेट बन सके. तीसरी डिसएडवांटेज क्या है, बिकॉज CP एवरेज डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द डोज ऑफ द ड्रग एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द डोजेस. तो ये इस पर डिपेंड करता है कि आप डोज कितनी दे रहे हैं और डोजेस के दरमियान इंटरवल यानी टॉर कितना है. द एक्सटेंट ऑफ ड्रग सिस्टमिक अवेलेबिलिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द रेट ऑफ ड्रग अवेलेबिलिटी. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ड्रग किस हद तक एब्जॉर्ब होती है बजाय ड्रग की अवेलेबिलिटी के, कि हो सकता है थोड़ी सी क्वांटिटी में भी अवेलेबल हो, रेट के बजाय एक्सटेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. स्मॉल डिफरेंसेज इन द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन में नॉट बी ऑब्जर्व विद स्टेडी स्टेट स्टडी कंपैरिजन. तो फिर ये भी एक है कि स्टडी स्टेट में जो है वो रेट से का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो ये फिर फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स की स्टडी ये हो गई. तो ये मल्टीपल डोज के हवाले से हमने डिसएडवांटेजेस भी यहाँ पर डिस्कस कर लिए. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज क्लिनिकल एंड पॉइंट बायोइक्विवेलेंस स्टडी. क्लिनिकल एंड पॉइंट बायोइक्विवेलेंस स्टडी. Study designed for a clinical endpoint study generally consists of randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel designed study comparing test product and reference product and placebo product in the patients. आमतौर पे ये patients में होती है, डबल ब्लाइंड होती हैं, यानी ना रिसर्चर को पता होता है और ना जो पेशेंट एनरोल है उनको पता है कि वो टेस्ट प्रोडक्ट ले रहे हैं या रेफरेंस प्रोडक्ट ले रहे हैं या प्लेसिबो ले रहे हैं, और ये पैरेलल डिज़ाइन होगी, क्रॉसओवर नहीं होगी. A placebo arm is usually included to demonstrate that the treatment are active and the study is sufficiently sensitive to the identify the clinical effect in the patient population enrolled in the study. तो ये होता है अबव द नो इफेक्ट पार्ट ऑफ द इफेक्ट वर्सेस द डोज कर्व, यानी क्योंकि जो एक आप ड्रग दे रहे हैं प्लेसिबो तो डमी ड्रग होती है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो उससे कंपेयर किया जाता है कि उसमें कितना इफेक्ट है और उसमें कितना इफेक्ट है. अगर क्योंकि ये प्लेसिबो इसलिए दिया जाता है कि अगर बाज़ दफ़ा ये होता है कि प्लेसिबो का भी इफेक्ट होता है, यानी साइकोलॉजिकल, अगर प्लेसिबो और ड्रग का इफेक्ट सेम आ रहा है इसका मतलब है कि एक्चुअली ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि लाजिम बात है प्लेसिबो तो डमी ड्रग है. ठीक है ना. इन सम केसेस द यूज़ ऑफ प्लेसिबो में नॉट बी इंक्लूडेड फॉर सेफ्टी रीजंस, यानी कुछ केसेस में हम प्लेसिबो से नहीं करते बल्कि एक्टिव कंपैरेटर लेते हैं, यानी कोई दूसरा ट्रीटमेंट लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये अनएथिकल होता है कि पेशेंट्स को आप अनट्रीटेड छोड़ दें. द प्राइमरी एनालिसिस फॉर बायोइक्विवेलेंस इज डिटरमिन्ड बाय इवैल्यूएटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन proportion of patients in the test and reference treatment groups who are considered a therapeutic cure at the end of the study.
तो प्राइमरी एनालिसिस फॉर बाइकोवेलेंस क्या होगा यहाँ पे, ये चीज़ चेक करना कि वो पेशेंट जिन्होंने टेस्ट प्रोडक्ट ली थी और वो पेशेंट्स जिन्होंने रेफरेंस प्रोडक्ट ली थी, दोनों में थेरेप्यूटिक क्योर अचीव हो गया एट द एंड ऑफ द स्टडी। और थेरेप्यूटिक क्योर अगर सिमिलर है तो इट मीन्स दे आर बायो इक्विवेलेंट, और अगर थेरेप्यूटिक क्योर दोनों में सिमिलर नहीं है तो फिर ये कंसिडर किया जाएगा दे आर नॉट बायो इक्विवेलेंट। तो ये हो गया। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ बायो इक्विवेलेंस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट इन पेशेंट्स मेंटेन्ड ऑन ए थेरेप्यूटिक रेजिमेन। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी होगी कि ये आप बायो इक्विवेलेंस चेक कर रहे हैं उन पेशेंट्स में जो ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड ड्रग है यानी रेफरेंस ड्रग है उस पे मेंटेन है। कुछ केसेस में हमें ऐसा करना पड़ेगा। Like for example, a bioequivalence study may be performed in patients already maintained on the reference drug, means brand name drug. Due to safety concerns, certain drugs such as clozapine, a dibenzodiazepine derivative with potent antipsychotic properties, should not be given to normal healthy subjects. अच्छा, अब यहाँ पे नॉर्मल हेल्दी सब्जेक्ट्स, अब ये जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है नॉर्मल हेल्दी सब्जेक्ट्स पर इसको ट्राई नहीं किया जा सकता, इसलिए अब हमें एंटी साइकोटिक है तो इसके जेनेरिक को साइकोटिक पेशेंट में ही ट्रीट करना पड़ेगा। इंस्टेड बायोइक्विवेलेंस स्टडीज ऑन क्लोजापिन शुड बी परफॉर्म इन पेशेंट्स हु हैव बीन स्टेबलाइज ऑन हाईएस्ट स्ट्रेंथ यूजिंग ए मल्टीपल डोज बायोइक्विवेलेंस स्टडी डिज़ाइन। तो फिर इसी वजह से हम इसकी जो नॉर्मल हेल्दी वॉलंटियर्स में नहीं कर सकते, और तो हम इनमें उन पेशेंट्स में करेंगे जो ऑलरेडी साइकोटिक हों और जो ब्रांड प्रोडक्ट पे यानी रेफरेंस प्रोडक्ट की मैक्सिमम हाईएस्ट डोज पर स्टेबल हो। पेशेंट ऑन दीज और अदर ड्रग्स सच एज एंटीसाइकोटिक्स और कैंसर कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स वुड बी एट रिस्क इफ ए वॉश आउट पीरियड इज यूज्ड बिटवीन द ट्रीटमेंट। अच्छा, अब ये वाले पेशेंट्स हो या एंटी कैंसर ड्रग पे जो पेशेंट है उसमें हम टेस्ट और रेफरेंस के दरमियान जो वॉश आउट पीरियड होता है वो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम देंगे तो जैसे साइकोटिक पेशेंट की सिम्टम्स वापस आ जाएंगी, वो साइकोटिक दोबारा होने लगेगा, या कैंसर पेशेंट में फिर उस ड्रग से रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम वॉश आउट पीरियड नहीं देते, यानी जिस दिन जो है हमने रेफरेंस प्रोडक्ट बंद की उसके अगले दिन ही फ़ौरन ही हमने जो भी शेड्यूल था उस हिसाब से जो टेस्ट ड्रग थी वो स्टार्ट कर दी। Therefore, the patient is maintained on his or her previous dose of medication or an equal dose of the test product, and blood sampling is performed during a dose interval. ठीक है, तो फिर ये होगा कि आपने क्या करना होगा कि प्रीवियस ट्रीटमेंट जो चल रहा था उसी पर पेशेंट को रखा, लाइक रेफरेंस प्रोडक्ट ए एज मेंशन इन फिगर 16.13। फिगर 16.13 को देखें ये पेशेंट ऑन रेफरेंस ड्रग यानी जो स्टैंडर्ड ड्रग है ये चल रहा है, यहाँ पे आपने ये ट्रीटमेंट बंद कर दिया और यहाँ से अगली डोज जो दी वो टेस्ट प्रोडक्ट की दी। ठीक है, या ये कह लीजिए कि जो टेस्ट प्रोडक्ट दी तो उससे ये कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई। जब कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई तो अब ये चल रहा है। ठीक है, ये टेस्ट प्रोडक्ट का के एरिया अंडर द कर्व आ रहे हैं और ये रेफरेंस के, तो हमें इन दोनों के कर्व को मेंटेन करना है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं, वॉश आउट पीरियड हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पर वॉश आउट पीरियड देना अनएथिकल होगा, क्योंकि जैसे अगर ये एंटी कैंसर ड्रग है तो अगर हमने वॉश आउट पीरियड दिया, ये ख़त्म हो गई, फिर हमने ये टेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट की, तो हो सकता है उस वक्त फिर उसका कैंसर रिलैप्स होने लगे, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए और अब इस ड्रग को देने का कोई फ़ायदा ना हो, इसलिए हमने डायरेक्टली कंटिन्यू किया। सो वंस ब्लड sampling is accomplished, the patient takes equal oral doses of other drug product which is test or reference, and the previous drug product is discontinued. Drug dosing with each drug product continue until the attainment of a steady state. When a steady state is reached, the plasma level time curve for a dosing interval with the second drug is described as mentioned in this product B 16.13. Using the same plasma measures before, the bioequivalence or the lack of bioequivalence may be determined. The patient then continue with his or her therapy with the original drug product. यानी मतलब ये हुआ कि अब ये वो पेशेंट है जो कि अपनी एक ट्रीटमेंट पर मेंटेन है। ठीक है, इस पर मेंटेन है। हमने ये टेस्ट ड्रग बनाई, अब इसको चेक करना है कि ये इससे बायोइक्विवेलेंट है या नहीं है। हमने इस पेशेंट्स में यहाँ पे ये रेफरेंस प्रोडक्ट बंद कर दी और उसके साथ ही टेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट कर दी। इसका स्टेडी स्टेट अचीव हुआ, यहाँ पे हमने इसके प्लाज्मा सैंपल ले लिए, इसके यहाँ पे हम ले चुके हुए।
ठीक है, ले लिया। जैसे ही हमने ये बंद की, फिर यहीं से ये वाली रेफरेंस जो इसकी ओरिजिनल प्रोडक्ट थी दोबारा स्टार्ट कर दी, ताकि ये दोबारा यूँ यहीं पे कम चलता रहे और गैप ना आए, वॉश आउट पीरियड बिल्कुल नहीं देना, ताकि पेशेंट जो है वो अपने ट्रीटमेंट पे मेंटेन रहे। तो ये जो होता है बेसिकली क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ बायोइक्विवेलेंस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट इन पेशेंट्स मेंटेन्ड ऑन ए थेरेप्यूटिक रेजिमेन, एंटीसाइकोटिक्स पे, एंटी कैंसर पे, या हम इस तरीके से उनको उनकी बायोइक्विवेलेंस डिटरमिन करते हैं। तो ये हमारे पास मेथडोलॉजी होती है इनको चेक करने की। और बायोइक्विवेलेंस यानी ये लास्ट स्टडी डिज़ाइन था जो हमने डिस्कस किया है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बायोइक्विवेलेंस ऑफ जेनेरिक प्रोडक्ट विथ रेफरेंस और द ब्रांड प्रोडक्ट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फार्माकोकाइनेटिक एवेल्यूएशन ऑफ द डेटा, कि हमने इसमें से जो भी स्टडी डिज़ाइन की, इन वीवो फार्माकोकाइनेटिक एवेल्यूएशन की, इन वीवो फार्माकोडायनेमिक एवेल्यूएशन की, या क्लिनिकल एंड पॉइंट स्टडी की, या और कोई इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट किया, तो फिर उससे हमें एक डेटा हासिल होगा। तो उस डेटा की एवेल्यूएशन किस तरीके से होगी। फॉर सिंगल डोज स्टडीज इंक्लूडिंग ए फास्टिंग स्टडी और ए फूड इंटरवेंशन स्टडी, the pharmacokinetic analysis include calculation for each subject of the area under the curve to the last quantifiable concentration and the infinity and T max and Cp max, यानी AUC 0 to T, AUC 0 to infinity, time to achieve maximum concentration and time to achieve maximum concentration। ये सिंगल डोज स्टडी में, चाहे वो फास्टिंग हो, फूड इंटरवेंशन हो, उसमें डिटरमिन किया जाता है। Additionally, the elimination rate constant K and the elimination half-life T half and other parameters may be estimated अगर ज़रूरत हो तो। For multiple dose studies, pharmacokinetic analysis include calculation for each subject of the steady state area under the curve, ठीक है, AUC of the steady state, T max, CP min यानी minimum plasma concentration, CP max maximum plasma concentration, percentage fluctuation, and proper statistical evaluation should be performed on estimated pharmacokinetic parameters, ठीक है। इन टेस्ट ड्रग के ये जो पैरामीटर्स हैं और रेफरेंस ड्रग के ये जो पैरामीटर हमने डिटरमिन किए हैं, उन पर स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन जो होगी वो की जाएगी। नाउ स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन ऑफ डेटा, बायोइक्विवेलेंस इज जनरली डिटरमिन्ड यूजिंग ए कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन एवरेजेस ऑफ ए बायोइक्विवेलेंस मैट्रिक्स सच एज AUC एंड CP मैक्स। तो हम क्या करेंगे कि जो भी जैसे अगर वही है कि 16 पेशेंट्स पे की 16 पेशेंट्स पे स्टडी की गई, तो 16 या हेल्दी वॉलंटियर्स पे, तो 16 ने टेस्ट प्रोडक्ट ली थी, तो 16 के AUC उनका एवरेज ले लेंगे, 16 के CP मैक्स उनका एवरेज आ गया, तो उनकी जो एवरेजेस होंगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगी। दिस अप्रोच टर्म्ड एवरेज बायोइक्विवेलेंस इन्वॉल्व्स द कैलकुलेशन ऑफ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल for the ratio of averages or the population geometric mean of the bioequivalence metric for test and reference drug product। तो 90% का मतलब ये है कि वी आर 90% श्योर कि जो टेस्ट प्रोडक्ट के जो एरिया अंडर द कर्व आए हैं, या टेस्ट प्रोडक्ट के जो CP मैक्स आए हैं, एवरेज CP मैक्स या एवरेज AUC, वो रेफरेंस प्रोडक्ट के एवरेज AUC या CP मैक्स के इक्वल होंगे, यानी ये बायोइक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। 10% चांस है कि ये इक्वल ना हो। So many statistical approaches for parametric tests assume that the data are distributed according to normal shaped or bell shaped curve। जो पैरामेट्रिक टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें यह है कि पैरामेट्रिक टेस्ट में जो डेटा अचीव हो वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी अगर हम उसका डिस्ट्रीब्यूट करें ग्राफ पे, उसका हिस्टोग्राम बनाएं, तो वो बेल शेप कर्व बना के दें। The pharmacokinetic parameters such as CP max and AUC may not be normally distributed, and the true distribution is difficult to ascertain because of a small number of subjects used in bioequivalence studies। अब प्रॉब्लम क्या आता है कि AUC या CP max का जो डेटा हमें हासिल हो रहा है, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि हम 16 सब्जेक्ट्स में 8 सब्जेक्ट्स में कर रहे हैं ये स्टडी, तो फिर वो उसमें ये प्रॉब्लम आता है कि उसको हम किस तरह से एडजस्ट करें। The distribution of data that have been transformed to log values resembles more closely to normal distribution compared to the distribution of non-log transform data। लिहाजा इस डेटा को जब हम
लॉग में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, इस वजह से इसको लॉग में कन्वर्ट करना ज़रूरी होगा। नाउ टू वन साइडेड टेस्ट प्रोसीजर, टू वन साइडेड टेस्ट प्रोसीजर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच. This statistical method is used to demonstrate if the bioavailability of a drug from the test formulation is too low or high in comparison to that of reference product. The objective of the approach is to determine if there are large differences greater than 20% between the mean parameters. तो कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच हम लगा सकते हैं, ये भी एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है कि हम इसमें जो है वो ये डिटरमिन कर सकते हैं कि अगर उसके जो डिफरेंसेस हों बायो अवेलेबिलिटी के जो पैरामीटर्स हैं AUC और CP मैक्स उनमें ग्रेटर दैन 20% डिफरेंस है. द 90% कॉन्फिडेंस लिमिट्स आर एस्टिमेटेड फॉर द सैम्पल मीन्स, यानी 90% तो हमारा कॉन्फिडेंस लिमिट है कि हम ये कह रहे हैं कि जो मीन है वो सेम होंगे. द इंटरवल एस्टिमेट इज़ बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स ट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा, यानी टी टेस्ट के जरिए. इन दिस टेस्ट presently required by the FDA, a 90% confidence interval about the ratio of means of two drug product must be within plus minus 20% for the measurement of rate and extent of drug bioavailability. यानी जो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसमें जो डिफरेंस अलाउड है वो प्लस माइनस 20% है एरिया अंडर द कर्व में या CP मैक्स में, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है. अगर जो डिफरेंसेस आ भी रहे हैं लेकिन वो प्लस माइनस 20% के अंदर है तो फिर वो बायो इक्विवेलेंट कंसिडर होंगे, लेकिन अगर वो प्लस माइनस 20% से ज़्यादा वेरी कर रहे हैं तो फिर वो बायो इक्विवेलेंट कंसिडर नहीं होंगे. फॉर मोस्ट ड्रग्स अप टू 20% डिफरेंसेज इन AUC और CP मैक्स बिटवीन टू फार्मूलेशन वुड हैव नो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी AUC का 20% तक डिफरेंस जो है वो अलाउेबल है और इसकी कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. The lower 90% confidence interval for the ratio of mean cannot be less than 0.8, ये जो है वो 0.8 जो है वो कॉन्फिडेंस लिमिट में है. एंड द अपर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर रेशो ऑफ द मीन्स कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 1.2, यानी रेशो में 0.8 से 1.2 के दरमियान होना चाहिए. व्हेन लॉग ट्रांसफॉर्म्ड डेटा आर यूज, जब लॉग ट्रांसफॉर्म डेटा यूज़ करेंगे द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज सेट एट 80 to 125%, और यही जो होगा वो फिर जो अगर हम लॉग ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये परसेंटेज में जब कन्वर्ट होगा तो ये रेशो का डेटा 80% से 125% के दरमियान में दे रहा होगा. दीज कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैव ऑल्सो बीन टर्म द बायोइक्विवेलेंस इंटरवल, या तो अगर हम परसेंटेज में कह रहे हैं तो 80 से 125% कॉन्फिडेंस लेवल है या इंटरवल है, और अगर रेशो में बात कर रहे हैं तो 0.8 से 1.20 है. द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज ए फंक्शन ऑफ सैम्पल साइज एंड स्टडी वेरिएबिलिटी इंक्लूडिंग इंटर एंड इंटर सब्जेक्ट वेरिएबिलिटी, क्योंकि इसमें सैम्पल साइज हमारा ज़रा रिलेटिवली छोटा होता है तो इस वजह से हम 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जा रहे हैं, वरना हम 95% भी ले सकते हैं. नाउ फॉर ए सिंगल डोज फास्टिंग और फूड इंटरवेंशन बायोइक्विवेलेंस स्टडी एंड एनोवा किस चीज़ की एब्रीविएशन है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इज यूजुअली परफॉर्म ऑन ए लॉग ट्रांसफॉर्म AUC एंड CP मैक्स वैल्यूज. एनोवा हम करते हैं AUC एंड CP मैक्स पे जब लॉग ट्रांसफॉर्म डेटा होता है. देयर शुड बी नो स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेज बिटवीन द मीन AUC एंड CP मैक्स पैरामीटर फॉर द टेस्ट एंड रेफरेंस ड्रग प्रोडक्ट. होना क्या चाहिए, नो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस, there must be no statistical significant difference between mean AUC and mean CP max. किसके, जेनेरिक का मीन AUC एंड जेनेरिक का मीन CP max, और रेफरेंस का मीन AUC रेफरेंस का मीन CP max, इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आना चाहिए. अगर नहीं आता तो ये बायो इक्विवेलेंट है. इन एडिशन द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल अबाउट द रेशो ऑफ द मीन्स फॉर AUC CP max value for the test product should not be less than 0.8 and not more than 1.25 or 125% that greater than reference based on the log transform data. यानी based upon log transform data 80% to 125% यानी जो कर्व है इनके जो वैल्यूज़ हैं वो इन 80%, यानी अगर वेरिएशन हो भी AUC या CP मैक्स में मिनिमम वेरिएशन 80% तक अलाउ है, मैक्सिमम 125% तक अलाउ है, यानी प्लस 25% तक अलाउ है और माइनस 25% तक अलाउ है. इससे ज़्यादा वेरिएशन
की गुंजाइश नहीं है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है? An analysis of variance is a statistical procedure used to test the data for differences within and between treatment and control group। ठीक है, तो ये कंपेयर करेगा और डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करेगा कि अगर डिफरेंसेस हैं ट्रीटमेंट ग्रुप में और कंट्रोल ग्रुप में, यानी टेस्ट ड्रग में, रेफरेंस ड्रग में और कंट्रोल ड्रग यानी टेस्ट ड्रग में, अगर कोई है ट्रीटमेंट ग्रुप जो है वो टेस्ट ड्रग होगी, कंट्रोल ग्रुप जो होगा वो रेफरेंस ड्रग होगी। अगर वहाँ उनमें कोई AUCs में या CP मैक्स में डिफरेंसेस हैं तो उसको वो बताएगा। ए बायोइक्विवेलेंट प्रोडक्ट शुड प्रोड्यूस नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। बायोइक्विवेलेंट प्रोडक्ट में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आना चाहिए इन ऑल फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स टेस्टेड। जो भी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आना चाहिए। The parameters tested statistically usually include AUC 0 to T, AUC 0 to infinity and CP max obtained for each treatment or dosage form। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उनके एरिया अंडर द कर्व ऑफ CP max हम डिटरमिन करते हैं। द एनोवा में इवेल्युएट वेरिएबिलिटी इन सब्जेक्ट। क्या क्या ये चेक करेगा? वेरिएबिलिटी इन सब्जेक्ट्स, ट्रीटमेंट ग्रुप्स, सब्जेक्ट्स में, ट्रीटमेंट ग्रुप्स में, स्टडी पीरियड में, फॉर्मुलेशन में, एंड अदर वेरिएबल्स डिपेंडिंग ऑन द स्टडी डिजाइन। A statistical difference between the pharmacokinetic parameter obtained from two or more drug product is considered statistically significant if there is probability of less than 1 in 20 times or 0.05 ability and that these results would have happened on the basis of chance alone। The probability P is used to indicate the level of statistical significance। यहाँ पे 1 in 25 का मतलब ये है 5%, यानी वही है कि 100 का 20 कितना होगा? 5% होगा। ठीक है ना, 100 का 20 जो होगा वो 0.05, क्योंकि 520 is 100। ठीक है, तो 0.05 यानी वही है कि ये यहाँ पे हम वहाँ पे यानी 95% कॉन्फिडेंस है और 5% चांस ऑफ एरर है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे 90% कॉन्फिडेंस की और 10% चांस ऑफ एरर की। यानी इसको सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह लीजिए कि यहाँ पे जब हम ये कह रहे हैं कि 90% कॉन्फिडेंस लिमिट, इसका मतलब ये है कि वी आर 90% श्योर कि जो टेस्ट ड्रग है और रेफरेंस ड्रग है उनके जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर हैं वो सिमिलर होंगे, यानी बायोइक्विवेलेंट होंगे। 10% चांस दे रहे हैं कि वो सिमिलर नहीं होंगे और बायोइक्विवेलेंट नहीं होंगे। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि 95% वी आर श्योर कि वो सिमिलर होंगे और 5% चांस दे रहे हैं कि वो सिमिलर नहीं होंगे। और अगर ये P वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0.05 आती है तो फिर इसका मतलब है कि हमारा हाइपोथेसिस रॉन्ग हो गया और जो टेस्ट ड्रग है और रेफरेंस ड्रग है उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और दे आर नॉट बायोइक्विवेलेंट। To reduce the possibility of failing to detect the small differences between the test product, a power test is performed to calculate the probability that the conclusion of the ANOVA is valid। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो स्टडी कर रहे हैं उसमें जब ये एनोवा लगाएं तो उसमें कोई एरर ना हो, किसी किस्म का कोई एरर ना हो, तो फिर हमारी स्टडी की पावर सही होनी चाहिए ताकि रिजल्ट जो हो एनोवा के वो वैलिड हो। द पावर ऑफ द टेस्ट विल डिपेंड ऑन द सैम्पल साइज, और जो पावर होगी वो सैम्पल साइज पे डिपेंड करेगी। तो कोशिश करें जितना मैक्सिमम साइज रख सकते हैं सैम्पल का वो रखें। वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा एंड डिजायर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यूजुअली द पावर इज सेट एट 0.8 विद ए बीटा लेवल 0.2 एंड ए, यानी बीटा लेवल क्या है? टाइप 2 एरर एंड ए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05। अगर हम स्टडी की जो पावर है वो 0.8 यानी 80% रखें, टाइप 2 एरर बीटा 0.2 रखें यानी 20%, और अल्फ़ा एरर यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 यानी 5% रखें, तो आमतौर पर जो रिजल्ट होंगे वो वैलिड होंगे और इसमें एरर कम से कम हो जाएगा। द हायर द पावर द टेस्ट इज़ मोर सेंसिटिव एंड वैलिड एंड ग्रेटर द प्रोबेबिलिटी दैट द कंक्लूजन ऑफ द एनोवा इज़ वैलिड। ठीक है, पावर ज़्यादा होगी, टेस्ट सेंसिटिव हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की है कि जो भी कंक्लूजन आ रहा है एनोवा से वो बिल्कुल वैलिड है। तो ये हमने आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से वी विल स्टार्ट द पार्शियल AUC इन बायोइक्विवेलेंस एनालिसिस। ये ज़रा न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।